ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग करंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। व्हीट स्टोन ब्रिज दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, और उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ सवालात पूछूंगा और मुझे उसका आंसर बताना, ठीक है। अच्छा, एक कंडक्टर, जैसे मैंने कहा कि एक कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर कंडक्टर किसे कहते हैं? सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं हम। हाँ, क्या होता है कंडक्टर? लाइन से भेजता है। अच्छा, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, FeCuAlAg, क्या ये सारे के सारे कंडक्टर हैं? Fe है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सारे के सारे कंडक्टर हैं। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है? इनसे करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है, करंट फ्लो होता है। इन सब में से सबसे अच्छा कंडक्टर कौन माना जाता है? सिल्वर, ठीक है, सिल्वर। फिर हमने जब कंडक्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि कंडक्टर के बाद हमने रजिस्टर का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना। रजिस्टर रजिस्टर का काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये करंट को फ्लो होने से रोकता है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ अमाउंट में अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ये रोकता है। और इसका सिंबल हमने ये ऐसा देखा था, ये रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद हमने रजिस्टर को सीरीज पैरेलल जोड़ा, और उसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज तक पूरा कंसेप्ट समझे। जब रजिस्टर पढ़ रहे थे तो हमने रजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बताया था कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया, याद है? हमने इसमें कहा था कि अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दें तो रजिस्टिविटी बढ़ जाती है, एरिया को घटा दें तो रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई कंडक्टर है, उसे, जैसे एक कंडक्टर ये है, सेम ऐसे ही कंडक्टर इसके सामने जोड़ देंगे तो भी लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन एरिया में चेंजेस नहीं आ रहा है। एरिया का मतलब उसकी मोटाई, है ना। लेकिन वही एक ऐसा कंडक्टर है जिसको हम खींच के बड़ा कर रहे हैं, और खींच के बड़ा करते हैं तो उसका लेंथ भी बढ़ता है और एरिया में भी चेंज आता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी कंडक्टर को गर्म कर दें, हीट दें या पीट दें, तो क्या इसकी लंबाई में चेंज आएगा? आएगा। जैसे लोहे को हीट देते हैं तो लाल हो जाता है, फिर उसको पीट देते हैं तो लंबा हो जाता है ना। तो आयरन कंडक्टर है, हीट देने से, पीट देने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो कंडक्टर की लंबाई हीट देने से और पीट देने से बढ़ सकती है। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है, का नाम लेना चाहता हूं। उनका नाम था सिगमंड ओहम। ओवम नहीं, ओम, ठीक है, ओम। इन्होंने कहा अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर चेंज ना किया जाए, फिजिकल पैरामीटर को अगर चेंज ना किया जाए, समझना ध्यान से। इन्होंने क्या कहा? फिजिकल पैरामीटर क्या क्या है? फिजिकल पैरामीटर जैसे कि लेंथ, ठीक है, जैसे कि एरिया, जैसे कि टेम्परेचर, अगर इन सब में कोई चेंजेस ना किया जाए तो इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो होने वाला करंट आई और वोल्टेज समझ में आ रहा है?
वोल्टेज का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के फिजिकल पैरामीटर को चेंज न किया जाए, नो चेंज, नो चेंज। अब किसमें फिजिकल पैरामीटर क्या है? लेंथ में, टेम्परेचर में या एरिया में अगर कोई चेंज ना किया जाए तो उस कंडक्टर के भीतर से बहने वाले करंट और वोल्टेज का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। मैंने अभी यहाँ पर वोल्टेज और करंट चिल्ला चिल्ला कर तो बोल रहा हूं, वोल्टेज और करंट। क्या वोल्टेज करंट के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं? स्टार्टिंग से ही तो पढ़ाते आ रहा हूँ, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। वोल्टेज वोल्टेज क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से जाएगा, या प्रेशर हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेशर से जाएगा, वोल्टेज बताता है। और करंट क्या है? वही इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वही करंट है ना? ठीक है, ओके। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे मैंने यहां बताया कि भाई अगर लेंथ, एरिया या टेम्परेचर में चेंज किया जाए तो ये रेजिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस चेंज होता है। और रेजिस्टेंस का जो वो था, यूनिट हमने क्या निकाला था? ओम निकाला था। लेकिन वहां पर मैंने इनके बारे में बताया नहीं था कि इनका स्टेटमेंट क्या था। इन्होंने इसी चीज को ये कहा था कि अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल पैरामीटर को चेंज ना किया जाए, यानी लेंथ में चेंज ना किया जाए, एरिया में कोई चेंज ना किया जाए, टेम्परेचर में कोई चेंज ना किया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, है ना? रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होगा। और रेजिस्टेंस में जब चेंज नहीं होगा तो वोल्टेज और करंट का रेशियो भी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। और यही बन गया ओम्स लॉ। इसको हम पढ़ते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। कई बार पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर, है ना? अब ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है कि हमने ये जो रेशियो में था, जैसे V अपॉन आई इज इक्वल टू आर था, इसको हमने सिंपल कर दिया तो हो गया V इक्वल टू आई आर। लेकिन ओम्स ने जो दिया था वो इस फॉर्मेट में दिया था, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। और उनका स्टेटमेंट क्या था कि भाई अगर कंडक्टर के फिजिकल पैरामीटर में चेंज ना किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब वोल्टेज और करंट का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। समझ में आया? एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जैसे कि मान लो कि हमने ये कहा कि कोई ये सर्किट है या ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, इसमें से करंट जा रहा है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। और यहाँ से हम अगर 10 वोल्ट का ये भेज रहे हैं, वोल्टेज 10 वोल्ट की प्रेशर से इलेक्ट्रॉन भागेगा और इस सर्किट में से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, यानी R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई। तो V क्या है? 10 है, I है 2 यानी 5। ये 5 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है। समझा? 5 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है ना। जैसे हम कहते हैं कि जब मैंने फॉर्मूला ये लिखा था F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू K, ये क्या था? कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू आई थी ना, 9 इंटू 10⁻⁹। समझा? तो ऐसे ही इस रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट का एक रेशियो निकल के आएगा और वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ऐसा नहीं, तुमको ऐसा नहीं मिलेगा 5x या 2x या 3y, ऐसा नहीं मिलेगा ये रेशियो। ये कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ओम, इसी को हमने क्या कहा? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। क्लियर? अच्छा, जब हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि
जब करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर से, करंट फ्लो होता है तो ये हीट जनरेट करता है और हीट के फॉर्म में कुछ ना कुछ करंट का लॉस हो जाता है ना। तार में से अगर तुम्हारा फोन चार्ज हो रहा है तो देखो कुछ टाइम बाद वो फोन गर्म हो जाता है? क्यों गर्म हो रहा है? उसको बुखार लग रहा है? नहीं, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन हीट के फॉर्म में अपनी कुछ एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग कि इस ओम्स लॉ का हीट इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या क्या है, यानी कहाँ कहाँ हमें ये हीट देखने को मिलता है और उसका यूटिलाइजेशन कैसे हम करते हैं जिंदगी में, ठीक है। तो हमें क्या समझना है, हीट इफेक्ट ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ से कुछ सिंपल इससे स्टार्ट करेंगे हम। हमारा बल्ब, ये जो बल्ब होता है, बल्ब बल्ब में मैंने बताया था कि ये क्या रहता है, टंगस्टन का कंडक्टर रहता है ना। टंगस्टन यहाँ लिखा भी है, मैं सिर्फ मार्क करता हूँ, ठीक है। ये टंगस्टन फिलामेंट, इस टंगस्टन को डायरेक्टली दो मतलब कि पॉइंट के बीच ऐसे डायरेक्ट ना लगा करके ऐसे स्प्रिंग जैसा क्यों बनाया जाता है, कैन यू टेल मी? स्प्रिंग जैसा क्यों बनाया जाता है? हाँ, हमने देखा था ना ये फॉर्मूला, बरोबर। हीट ज्यादा पास करेगा, क्यों ज्यादा पास करेगा? तो उसका हम जो इफेक्ट है वो हमें फॉर्मूले में दिखाई देता है कि हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता था, रो एल अपॉन एरिया, ठीक है। और जैसे ही पहले अगर हम ऐसे कर देते हैं तो इसका लेंथ भी छोटा हो जाता, और लेंथ छोटा होता तो रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता, क्योंकि लेंथ छोटा रेजिस्टेंस कम, लेंथ छोटा रेजिस्टेंस कम, ठीक है। एरिया तो बहुत पतला है ही, एरिया कम रहता थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ता, लेकिन अगर इसी चीज को हम ऐसे ऐसे कर देते हैं स्प्रिंग की तरह और इसको खोलेंगे तो जो ये यहाँ पर इतना दिखाई दे रहा था ये यहाँ पर इतना दिखाई देता, यानी लेंथ एकदम मनमाना बढ़ जाता, रेजिस्टेंस बढ़ जाता, एरिया भी क्योंकि ये बहुत पतला होता है तो एरिया ऑटोमेटिक कम हो जाती और रेजिस्टेंस और स्क्वायर टाइम से बढ़ जाता। और हमको पता है जब रेजिस्टेंस बढ़ता है किसी कंडक्टर का, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में तकलीफ होती है और वो अपनी सारी की सारी एनर्जी लॉस कर देते हैं और इसमें से निकलेगा हीट, हीट, हीट। और जब हीट निकलता है तो हीट के साथ साथ हमें लाइट भी देखने को मिलती है, लाइट, है ना। और जैसे ही ये लाइट निकलेगी तो पूरा का पूरा बल्ब जलने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा मतलब प्रकाश देने लगेगा और लाइट के साथ हमें उजाला मिलेगा, लेकिन इससे निकलने वाली हीट के साथ ये गर्मी भी देता है ना। तो अगर जैसे ठंडी का मौसम है और तुम्हारे घर में येलो वाला बल्ब है, उसको 2-3 बल्ब जला दो, देखो कमरा एकदम गर्म हो जाएगा, समझा? ओके। अब ये हीट देता है, लाइट भी देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में बहुत तकलीफ होती है, ये ज्यादा वोल्टेज भी खाता है। इसलिए अगर मकान मालिक रहता है वो प्रीफर करता है कि कोई येलो वाला बल्ब न जलाए, लोग एलईडी का बल्ब जलाए, क्योंकि एलईडी कम वोल्टेज खाता है और लाइट बिल कम आता है, ठीक है। हाँ, ओके। दूसरी चीज हमने क्या देखा अभी कि यहाँ से भाई ये फिलामेंट जो है, फिलामेंट किसका लगाया जाता है, टंगस्टन का। अच्छा ये टंगस्टन है, ये टंगस्टन इतना हीट हो जाता है, इतना पतला रहता है, ये मेल्ट क्यों नहीं होता, ये मेल्ट क्यों नहीं होता? उसकी वजह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी अगर इसे 3400 3400 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाए तब ये मेल्ट होके पिघल जाएगा,
समझ में आया? हाँ, तो टंगस्टन जहां भी यूज होता है वहां पर इसलिए यूज होता है कि जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास हो तो ये अधिक से अधिक लाइट को दे सके, ठीक है, अधिक से अधिक लाइट को दे सके। और ऐसा ना हो कि पता चला यहाँ हम आयरन लगा दे, आयरन लाइट तो देगा लेकिन जैसे ही 220 वोल्ट उसके ऊपर जाएगा प्रेशर, वो गल के गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आयरन न लगा करके टंगस्टन लगाया जाए। क्लियर? उसके बाद पूछता है कि अच्छा जो टंगस्टन बल्ब होते हैं, इसी को टंगस्टन बल्ब या येलो लाइट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर से जो निकलता है येलो कलर की लाइट में, ठीक है। तो कहता है कि इसके अंदर कौन सा गैस भरा गया रहता है, गैस, ठीक है। कह दे रहे इसके एक गैस सिस्टम रहता है, तो यहाँ अंदर गैस भरी गई रहती है। गैस कौन सी गैस रहती है? तो एक आर्गन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है, इन दोनों का मिश्रण भरा होता है। कितने अमाउंट में रहता है ये पूछता है, तो आर्गन 85% और नाइट्रोजन 15%। समझ में आ रहा है? आर्गन 85% और नाइट्रोजन 15%। या तो इनका मिश्रण भरा जाएगा या तो इसे वैक्यूम रखा जाएगा, वैक्यूम, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये पूछता है कि बताओ जो टंगस्टन बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैसों का मिश्रण भरा जाता है? तो याद रखना आर्गन और नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन। समझ में आया? टंगस्टन टंगस्टन बल्ब में लगे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? दूसरा एप्लीकेशन हम देखते हैं कि पहले टाइम पीरियड में, आज से 10 साल पहले या अभी भी, अब तो एलईडी आने के बाद हालांकि वो रिप्लेस हो गया, तो गांव वगैरह में अगर देखा होगा तो आज भी जब मंडप वगैरह लगता है तो वहां ना ट्यूबलाइट लगाया जाता है। ट्यूबलाइट जानते हो नहीं? हाँ, ये वाला है, ये व्हाइट कलर का रहता था, तो इसका जमाना ही चला गया। उसके बाद जो खेला जादू दिखाने वाले आते थे वो अपने सीने पर यही ट्यूबलाइट तोड़ते थे, ठीक है। हाँ, तो ये जो ट्यूबलाइट होता है इसके बारे में पूछता है कि भाई ये ट्यूबलाइट का जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। अच्छा, इसका पहले मैं फंक्शन बता देता हूँ कि कैसे कैसे रहता है, ठीक है। देखो इसमें भी ये जो इलेक्ट्रोड है, अच्छा इलेक्ट्रोड क्या होता है पहले मैं वो समझा देता हूँ ताकि ये इलेक्ट्रोड, हालांकि आगे पढ़ना है हमें, कि कंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर से जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब कोई सर्किट बनता है, ठीक है, सर्किट, तो उस सर्किट में ऐसा होता है कि एक टर्मिनल ऐसा होता रहता है जहां से पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव वोल्टेज गुजरता है, और एक टर्मिनल ऐसा रहता है जहां से नेगेटिव वोल्टेज गुजरता है, ठीक है। क्या होता है? पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज, या यूं कहें कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कोई भी कंडक्टर जो किसी सर्किट में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंट्री करा सके, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सके, उसे हम कहते हैं, देखो इसको टर्मिनोलॉजी याद रखना, एक होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड में दो होते हैं, कैथोड और एनोड। तो पीए से याद रखना, पीए जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं? एनोड। यानी जिस जिस इलेक्ट्रोड ये जिस कंडक्टर में से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसे हम कहेंगे एनोड। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पीए, क्या दारू पिए नहीं, पीए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले को एनोड, ठीक है, एनोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और दूसरा होता है जो नेगेटिव को ले जाता है, एनसी, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले को कैथोड, ठीक है, कैथोड। अभी बस यहाँ पर यही समझो कि इलेक्ट्रोड का मतलब जिसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही हो, वोल्टेज की सप्लाई हो रही हो, ठीक है। इलेक्ट्रोड दो टाइप के, एक को हम कहते हैं
एनोड और एक को कहते हैं कैथोड। एनोड और कैथोड में अंतर क्या रहेगा भाई, पीए, Na नहीं, पीए और एनसी। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेंगे उन्हें हम एनोड कहेंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहेंगे। ठीक है, ये जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रो फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, उसमें कैसे इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया जाता है, प्लेटिंग वगैरह कैसे की जाती है, तो उसमें अच्छे से और समझ में आ जाए। तो देखो, अब ये इलेक्ट्रोड होते हैं, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है इसके अंदर घुसती है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी घुसती है, तो इसके सामने एक प्लेट लगा रहता है। ठीक है, इसके सामने क्या लगा रहता है, एक प्लेट लगा रहता है, वो बेरियम पेरोक्साइड का प्लेट होता है। अगर यहाँ पर लिखा होगा तो नहीं लिखा है, प्लेट लगा रहता है किसका, बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, पेरोक्साइड। तो क्या करता है बेरियम पेरोक्साइड, इसके यहाँ से, अब देखो ये इलेक्ट्रोड है, तो इसमें से बिजली जब जाएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन लाइट के फॉर्म में निकलेंगे या जिस फॉर्म में भी निकलेंगे, ये बेरियम पेरोक्साइड क्या करेगा, उन्हें अल्ट्रावायलेट रे में कन्वर्ट कर देगा, यूवी रेज में। किसमें कन्वर्ट करेगा, अल्ट्रावायलेट रे में, यूवी रे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यूवी रे में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे ही ये यूवी रे में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, यूवी रे में कन्वर्ट करेगा, तो इसके अंदर कुछ गैसेस भरी रहती हैं, वो गैसेस इनसे क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं। ठीक है, देखो गैसों में हो सकता है कुछ कुछ में मर्क्यूरी भरा गया हो। ठीक है, दो चीजें, जैसे इसमें मैंने कहा बल्ब में बताया था कि बल्ब में या तो आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण हो या तो वैक्यूम हो, वैसे ही इसमें इसमें या तो मर्क्यूरी भरा गया रहेगा या तो ये आर्गन, आर्गन, ठीक है, आर्गन, एजी नहीं, एआर, आर्गन, या तो मर्क्यूरी रहेगा या तो आर्गन रहेगा, आर्गन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो अल्ट्रावायलेट रे है, अगर ये डायरेक्टली निकल करके हमारी आंखों पर या हमारे शरीर पर पड़े तो हमको नुकसान पहुंचाएगा, है ना। इसीलिए ये जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट के अंदर ही ना एक व्हाइट कलर का लेयर चढ़ा दिया गया रहता है, व्हाइट कलर का लेयर, उसको कहते हैं फॉस्फोरस कोटिंग। अगर कोई ट्यूबलाइट तोड़ेगा ना तो उसके अंदर से व्हाइट व्हाइट ऐसा पाउडर जैसा निकलता है, अगर कभी कोई तोड़ते हुए देखे रहोगे, हाँ, तो उसमें व्हाइट व्हाइट पाउडर कलर का निकलता है, वो होता है फॉस्फोरस कोटिंग। ये फॉस्फोरस कोटिंग इस अल्ट्रावायलेट रे को अगेन विजिबल रे में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे लिए खतरनाक नहीं होती है। समझ में आया? हाँ, तो इसमें दो चीजें देखो, यहाँ पे या तो मर्क्यूरी भरा रहेगा या तो आर्गन गैस भरी रहेगी। ठीक है, आर्गन गैस भरी रहेगी, नहीं दोनों नहीं रहते, या तो एक ही चीज भरेंगे, या तो मर्क्यूरी रहेगा या तो आर्गन गैस रहेगा। ठीक है, या तो मर्क्यूरी या तो आर्गन गैस। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो ये बेरियम पेरोक्साइड था, उसने क्या किया था, ये जो विजुअल रेज इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले थे उनको अल्ट्रावायलेट में कन्वर्ट किया था ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाए, और फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी तो इसमें ना ये जो बल्ब होते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, तो देखोगे कि हमें नेकेड आई से हमको पता है कि हमारी आंखों के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट 1/16 सेकेंड से पहले आ जाएगी तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये जो ट्यूबलाइट होते हैं ना, ये लपलुप 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 करते रहते हैं, लेकिन ये इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से हमें समझ में नहीं आता। इसे अगर हम कैमरे वगैरह से अगर देखते हैं कभी ना, तो वो कभी कभी दिखाई देता है जब वोल्टेज कम हो जाता है। तो ये जो ट्यूबलाइट रहती है, भग भूक भग भूक भग भूक भग भूक ऐसे ऐसे करते रहता है, समझा। हाँ, तो देखो फिर इस अल्ट्रावायलेट को इसमें कन्वर्ट करता है विजिबल में, कौन करेगा, फॉस्फोरस कोटिंग, फॉस्फोरस कोटिंग, समझ में आया, फॉस्फोरस कोटिंग। तो इसमें दो ही चीज पूछा है कि ट्यूबलाइट में विजिबल लाइट को अल्ट्रावायलेट में कौन कन्वर्ट करता है, तो बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड। और उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन, आर्गन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, दो चीजें।
ठीक है। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना, ये भी टंगस्टन ही होता है, टंगस्टन। जो इलेक्ट्रोड होता है टंगस्टन, क्योंकि जब एसी सप्लाई जाएगा अगर कुछ दूसरा लगाएंगे तो गल के गिर जाएगा। टंगस्टन की पावर है कि भाई उसको 3400 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ, तब तक उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर ही कहीं वो पिघलने वाला है। ठीक है, दो चीजें होगी, हमने बल्ब के बारे में पढ़ लिया और ट्यूबलाइट के बारे में पढ़ लिया। ऐसे ही चीज होती है हीटर। हीटर देखा है? हीटर, हीटर के बारे में क्या पूछता है, कहता है कि हीटर के अंदर ये जो जिग जैग, इसको जिग जैग क्यों बनाया गया है बताओ। हीट ज्यादा देगा। क्यों हीट ज्यादा देगा? क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया, एल अपॉन एरिया। तो जितना अधिक लेंथ उतना अधिक रेजिस्टेंस, और जितना अधिक रेजिस्टेंस उतना अधिक हीट, है ना। तो इसलिए इसमें जिग जैग करके ये पैटर्न बनाया रहता है। अच्छा, ये पैटर्न रहता किसका है? क्या लोहा रहता है, हा? या क्या टंगस्टन रहता है, क्या रहता है? तो हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम, याद रखना है, इसका यूज करते हैं नाइक्रोम का। नाइक्रोम की खासियत क्या है? टंगस्टन क्यों नहीं यूज किया? सवाल आएगा ना, टंगस्टन क्यों नहीं यूज किया है? टंगस्टन भी तो हीट दे रहा था। नहीं, शॉक नहीं होता है। टंगस्टन की खासियत यह है कि वो हीट कम लाइट ज्यादा देता है, हीट कम लाइट ज्यादा देता है। ठीक है, लेकिन हीटर में हमें क्या लाइट की जरूरत है? नहीं, हमें लाइट की जरूरत नहीं है। इसलिए नाइक्रोम की ये प्रॉपर्टी है कि हीट ज्यादा देता है और लाइट बहुत ही कम देता है, लाइट बहुत ही, समझा? तो कहेगा हीटर में किस वायर का इस्तेमाल किया जाता है? नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किया जाता है, नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या नाइक्रोम के अंदर से करंट फ्लो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? होगा ही, तभी तो ये हीट और लाइट देगा। ठीक है, ये हीटर के बारे में समझ में आ गया। अब देखो, ये जितना अधिक जिगजैग रहेगा उतना अधिक रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि उतना लंबा लेंथ हो जाएगा, और जिस भी इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस अधिक होता है वो ज्यादा वोल्टेज खपत करते हैं। इसलिए कोई रूम मालिक रहता है वो अवॉइड करता है कि घर में कोई हीटर ना जलाए, घर में कोई टंगस्टन का बल्ब ना जलाए। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि उससे लाइट बिल ज्यादा आता है। ठीक है, हीटर समझ में क्लियर है। अब आगे हम समझते हैं प्रेस के बारे में। प्रेस, आयरन इस्त्री। प्रेस तो देखा ही है यहाँ पे। आयरन में अगर हम बात करें तो इसकी बनावट कुछ यूं रहती है कि इसमें हमें दो तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक पहली चीज तो भाई, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आएगी उस इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए अंदर, बताओ हमें इससे आयरन से क्या काम है? क्या हमें इससे लाइट चाहिए? आयरन से लाइट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, क्या हमें हीट चाहिए? हीट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अरे हीट नहीं रहेगा तो फिर प्रेस कैसे होगा कपड़ा, है ना। हाँ, तो हीट के लिए अब बताओ, लाइट नहीं चाहिए, हीट चाहिए, तो कौन सा वायर लगाएंगे इसके अंदर? कौन सा तार लगाएंगे? टंगस्टन क्यों लगाएंगे? टंगस्टन तो यार लाइट ज्यादा देता है। नाइक्रोम, तो इसके अंदर जो क्वाइल लगी रहती है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन ये जो उठा हुआ है ना, इसके अंदर भरी हुई है वो। यहाँ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा ऊपर से, लेकिन ये जो उभार दिख रहा है, उभार ऐसा गोला सा, इसके अंदर वही क्वाइलिंग भरी हुई है। तो इसके अंदर कौन सी वायर की क्वाइलिंग होगी? नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम। क्यों होगी नाइक्रोम? क्योंकि नाइक्रोम की प्रॉपर्टी है वो लाइट बिल्कुल ही, समझ लो, ना के बराबर देती है। लाइट बिल्कुल नहीं देती है लेकिन हीट भरपूर देती है। ठीक है, हीट भरपूर देती है। अब क्योंकि नाइक्रोम का वायर है तो इसको हीट के साथ साथ इसमें करंट भी आता है। अगर हम किसी प्रेस पर खाली नाइक्रोम का तार लगाकर दे दें तो करंट मार देगा कि नहीं मार देगा? है, मार देगा बिल्कुल। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके नीचे एक प्लेट लगा दी जाती है। एक प्लेट
इसकी प्लेट लगाएं। ऐसी प्लेट लगानी है कि जो करंट को रोक दे लेकिन हीट को आने दे, है ना। हमें एक ऐसी प्लेट लगानी है जो करंट को रोक दे और हीट को आने दे, करंट को रोक दे और हीट को आने दे, करंट को रोक दे और हीट को आने दे। इसलिए इसके नीचे लगाया जाता है अभ्रक, माइका। माइका, राजस्थान में माइका की बहुत बड़ी खदानें हैं। माइका नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये माइका अभ्रक अलग एलिमेंट ही मतलब कि अलग ये ही होता है, तत्व ही होता है अलग से। माइका, इसको हिंदी में कहते हैं अभ्रक। अभ्रक, ठीक है, अभ्रक, माइका, ठीक है। तो क्या लगाया जाता है? माइका। माइका की खासियत क्या है? अभ्रक की खासियत क्या है? ये करंट को नहीं आने देगा लेकिन हीट को आने देगा, हीट को आने देगा। तो हमें हीट की जरूरत पड़ गई, ठीक है, हीट। अब लेकिन माइका का जो नेचर होता है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप होता है, तो हमें कोई सॉफ्ट चीज चाहिए जो वजन में हल्का हो, ठीक है, और हीट को भी आने दे, वजन में हल्का हो और हीट को भी आने दे। तो फिर इस माइका के नीचे एक और लेयर बिछाई जाती है, उसे हम कहते हैं एस्बेस्टस। तो बाहरी आवरण होता है ना, बाहर की जिससे प्रेस होता है, ये वाला बाहर वाला, वो उसको क्या लगा रहता है? वो रहता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस पता है क्या होता है? तो जिसका ये छ, छत बनता है, जिसका छत पे क्या लगा रहता है मुंबई में? पतरा जो रहता है वो एस्बेस्ट, वो पत्थर नहीं रहता है वो। नहीं नहीं नहीं, वो पत्थर नहीं रहता, वो एस्बेस्टस रहता है, वो एस्बेस्टस रहता है, ठीक है। इसलिए वो अब उतने बड़े बड़े रहते हैं फिर भी एक आदमी आराम से उठा लेता है। वो वजन में हल्के होते हैं, ठीक है, करंट को आने नहीं देते, हीट को आने देते हैं। इसलिए जब गर्मी होती है तो किसी का महलिया रहता है तो कितना गर्म लगता है ना। तो ये होता है एस्बेस्टस, इसके नीचे लगा रहता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस की प्रॉपर्टी ये है कि ये हीट आने देगा, हीट आने देगा लेकिन करंट को नहीं आने देगा, ठीक है, करंट को नहीं आने देगा। तो अगर हम आयरन की बात करें, जो प्रेस हो गया, प्रेस के अंदर हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है कि जो क्वाइलिंग रहेगी, पहली चीज क्वाइलिंग, किसका रहेगा क्वाइलिंग बताओ? नाइक्रोम, नाइक्रोम। नाइक्रोम की प्रॉपर्टी क्या है? ये लाइट नहीं देगी, लाइट नहीं देगी, हीट देगा और करंट देगा, ठीक है, करंट देगा। उसके बाद हमें करंट से बचाने के लिए चाहिए रहता है माइका, ठीक है, माइका अभ्रक जिसको कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये करंट को रोक देता है और हीट को आने देता है, हीट को आने देता है। फिर नीचे का जो तल होता है उसे हल्का बनाने के लिए हमें चाहिए रहता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस का भी वही प्रॉपर्टी है, जो करंट को रोक देगा और हीट को आने देगा और ये वजन में हल्का होता है, लाइट वेट, लाइट वेट। तो कभी कभी घिसते घिसते अगर यही एस्बेस्टस, घिसते घिसते ये एस्बेस्टस घिस जाता है और माइका की लेयर बहुत पतली सी होती है, तो हम अगर इधर पीछे कोई टच करता है तो उसको झनका देता है, समझा गया। तो ये आयरन, आयरन के बारे में क्लियर हो गया कि आयरन कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या लगा रहता है। अब हम ये समझते हैं, जब हमारे घरों में कोई बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, जैसे फ्रिज हो गया या लैपटॉप वगैरह हो गया, ठीक है, और तुम ऐसे जगह पर हो, मान लो कि तुम्हारा घर है, ठीक है? अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर तुम्हारे ट्रांसमिशन लाइन्स है, ये ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ से अंदर गई है, वायर गई है करंट के लिए। और तुम्हारे घर में बहुत सारे, मान लो फ्रिज है, टीवी है, ठीक है, कूलर वगैरह है या लैपटॉप वगैरह लगा हुआ है।
ठीक है, लैपटॉप वगैरह है, सब कुछ है। और तुम्हारे यहाँ जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। वोल्टेज क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे ही भाई देखो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है तो हम एक बार रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जब हमारे कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उन्हें बचाने के लिए जब इनकी सर्किटरी जाती है लाइट, तो जाने से पहले ही एक पतला सा तार लगा दिया जाता है जिसे हम कहते हैं फ्यूज। मैं दिखाता हूँ, ये ऐसा वाला चीज देखा होगा तुमने, देखा है? अरे ये ट्रांसफार्मर है, उसको भी नहीं पढ़ना है। तो ट्रांस हाँ, ऑन ऑफ करने का वो तो स्विच होता है, ठीक है, स्विच होता है। अब के टाइम पीरियड में ना इस फ्यूज का जो जगह ले लिया है वो ले लिया है एमसीबी ने, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। ठीक है, एमसीबी ने ले लिया है कि एमसीबी को गिरा देते हैं तो पूरा का पूरा पावर सप्लाई कट हो जाता है। लेकिन ये दिखाई दे रहा, अंदर बहुत ही पतली सी वायर लगी रहती है, बहुत ही पतली वायर रहती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है, ये फटाक से गल जाता है। ये फ्यूज ग्लास, जिसको हम कहते हैं पीबी, और टिन, टीएन, बता रहा हूँ ना। ये जैसे मैंने कहा कि आपका घर वाला, ये अब यहाँ से तुम्हारी मीटर आ रही है, मीटर है, यहाँ से पावर सप्लाई जाएगी, और पावर सप्लाई जब जाएगी और तुम्हारा जहां से मेन इंस्ट्रूमेंट सब चालू होगा, सबका पावर सप्लाई का, उसी पावर सप्लाई के बीच में ही लगा दिया जाएगा। ठीक है, बीच में ही लगा दिया जाएगा। अब मान लो कि तुम्हारे यहाँ से 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, और तुम्हारे सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो 220 वोल्ट से लेकर के 225 वोल्ट का पावर सप्लाई सह सकते हैं, वहां पर चल सकते हैं। लेकिन क्या हो जाए अगर तुम्हारी पावर सप्लाई 230 240 वोल्ट चली जाए, तब तो तुम्हारे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट उड़ जाएंगे, है ना? सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे? हाँ, इसीलिए ये जो बीच में ना फ्यूज लगा दिया जाता है, और ये फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है कि ये 220 से 225 तक के करंट को तो जाने देगा, वोल्टेज को तो जाने देगा, लेकिन जैसे ही 225 से ज्यादा वोल्टेज हुआ, सबसे पहले वोल्टेज यहीं से निकलेगा, करंट यहीं से निकलेगा, और यही गल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जब मेल्ट हो जाएगा तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो गया। क्या अंदर करंट जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और जब अंदर करंट ही नहीं जा पाएगा तो तुम्हारे सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ रहेंगे, बच जाएंगे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। पहले ज्यादा इस्तेमाल होता था, अब तो जैसे शहरों में इसका ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि शहरों में कांस्टेंट पावर सप्लाई आती है। गांव वगैरह एरिया में क्या होता है कि जो पावर सप्लाई बहुत फ्लैक्चुएट करती है। हाँ, किसी जब मैं फेज वगैरह पढ़ाऊंगा, फेज न्यूट्रल वगैरह, तो उसमें समझाऊंगा किसी किसी वायर में बहुत ज्यादा करंट रहता है, और किसी किसी में जो है करंट ही नहीं रहता है, कैसे होता है वो सब समझेंगे। लेकिन यहाँ फ्यूज से हमें क्या समझना है कि पहले तो पूछेगा चाहिए जो फ्यूज होता है वो बना किसका रहता है। फ्यूज किसका बना रहता है? तो पीबी यानी लेड प्लस टिन का मिश्रण रहता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है। सोचो अगर यहाँ पर टंगस्टन लगा देते तो, टंगस्टन लगा देते तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कब उड़ जाता तो खुद पता नहीं चलता। समझ में आई? तो पीबी और लेड का बना होता है ये फ्यूज। अब के समय में अब के समय में क्या हो गया है कि देखो, इसका जो ये क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट आ गया है। रिप्लेसमेंट, उसको हम कहते हैं एमसीबी। एमसीबी, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। मिनिएचर सर्किट बोर्ड, ठीक है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। अब ये जो फ्यूज लेने जाते हैं ना, फ्यूज, वो इसके कहेंगे ना, जाके कहोगे कि हमें फ्यूज दे दो, तो पूछेगा कितने एम्पियर का फ्यूज चाहिए, कितने एम्पियर का फ्यूज चाहिए, यानी उसकी यूनिट पूछता है। तो तुम देख लो तुम्हारे घर में कितने एम्पियर का करंट आता है, हैं? हाँ,
इसमें यहाँ पे हाँ, अच्छा ट्यूबलाइट में हाँ हाँ ओके। हाँ अच्छा वो तो ऐसा मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हो, ये कहाँ गया पहले ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट राइट ना, हाँ ये है। देखो क्या होता है, वो फ्यूज नहीं रहता है, वो कंट्रोलर रहता है। तुम जिसकी बात कर रही हो कि जैसे ये सर्किट मान लो लगा रहेगा ऐसे, और यहीं पर डब्बे जैसा कुछ लगा रहता है ना, बांस में बांधा रहता है ना। ट्यूबलाइट ये ट्यूबलाइट मूवी नहीं है। ट्यूबलाइट जो ये रहता है ना इसकी बात, ये वो छोटू सा रहता है गोला सा। हाँ 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 मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये अगर ऐसे देखे तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक चोक रहता है, ये इसके पास ही रहता है, उसको घुमाते हैं कभी कभी ना, यहाँ पे लगा रहता है फिर उसको निकाल के घुमाते हैं। हाँ मैं समझ गया, वो भी फ्यूज ही होता है एक तरीके। हाँ ये ऐसा है ना, ऐसा ये रहता है बरोबर। ठीक है तो ये होता है। तो ये सारा का सारा चीज कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे ये सारे के सारे ओम्स लॉ के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि करंट जाता है, उनका रेजिस्टेंस और वोल्टेज, यही सब देखना है। और इसमें क्या रहता है, कौन से मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है और कौन से गैसों का इस्तेमाल हुआ है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछता है, ये याद है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।